अक्सर आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कुछ फ़ोटो वायरल होते रहते हैं। अखबार में आपने देखा होगा जो बेहद बुजुर्ग व्यक्ति है उनके घर वाले उनको गोद में उठाकर बूथ पर ले जाते हैं और वोट डलवाते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में चलने फिरने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता, तो ऐसे में मजबूरी होती है कि उन व्यक्ति को इस तरह से ही ले जाकर वोट डलवाया जाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस बात को देखते हुए, बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्तियों को सुविधा दी जाएगी कि वे घर बैठे ही अपना वोट डाल ले। उनको बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतदान अधिकारी, मतदान टीम उनके घर आएगी और उनका वोट घर ही डलवाएगी। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो चलने फिरने में सक्षम नहीं होते हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनको भी ऐसा अधिकार मिला है कि वह भी घर बैठे अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ दिव्यांग भाई बहन पूछते रहते हैं कि क्या इसमें भी कोई उम्र का अनिवार्यता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई हमारा मतदाता दिव्यांग भाई बहन है, उसकी उम्र 18 साल, 20 साल, चाहे कुछ भी हो, उसे अधिकार है कि वह घर बैठे ही अपना वोट डाल सकता है। हाँ, बस एक शर्त है कि उसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र हो और उसकी दिव्यांगता 40% से कम न हो, क्योंकि 40% से कम पर किसी को दिव्यांग माना ही नहीं जाता। यानी कि जो हमारे दिव्यांग हैं उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे उनकी दिव्यांगता कितनी भी हो, 40 से 100 के बीच। अब जो हमारे दो श्रेणी के मतदाता है, 85 प्लस बुजुर्ग और दिव्यांग, जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है और उनकी दिव्यांगता 40% से ऊपर है, चाहे उनकी उम्र कोई भी क्यों न हो, वह अपना वोट डाल लेंगे। परंतु यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यह जो सुविधा है यह अनिवार्य नहीं है। आपको यह नहीं समझना कि ये दो श्रेणी के जो मतदाता है यह सिर्फ इसी माध्यम से अपना वोट डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी मर्जी है, चाहे तो इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो बूथ पर अपना वोट डालने जा सकते हैं। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव था तब यह निर्णय लिया गया था, तभी से यह व्यवस्था की गई है। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इसमें यह व्यवस्था है और इसी के तहत मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अब जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं और 85 प्लस जो बुजुर्ग हैं, उनके परिवारजन को क्या करना पड़ेगा अगर वह चाहते हैं कि इस तरीके से वोट डालें, तो उन्हें एक फार्म भरना होगा। इस फार्म का नाम होता है फार्म 12D अथवा प्रारूप डी भी इसको आप कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फार्म 12D, ये दिव्यांग को और बुजुर्ग को भरना पड़ेगा। और यह फार्म 12D आपको अपने BLO से मिलेगा, जो आपके BLO होते हैं उनसे मिलेगा, या चाहे तो आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्म 12D का PDF लिंक दिया है, गूगल ड्राइव में जाकर उसे वहाँ सेव करके आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। यह फार्म 12D एक निश्चित अवधि में भरा जाता है और भरने के बाद BLO को जमा कराया जाता है। यह फार्म 12D आप भरेंगे और BLO को ही जमा कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में खुद ही जमा करा दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद इसको BLO को ही जमा कराना पड़ेगा, यह नियम है। वैसे BLO आपके घर आएंगे, क्योंकि BLO के पास दिव्यांगजनों की लिस्ट होती है, दिव्यांग कल्याण अधिकारी से उन्हें ऐसी सूची मिली होती है। उनके पास 85 प्लस बुजुर्ग की भी लिस्ट होती है। वह घर घर जाएंगे और दिव्यांगजनों से और 85 बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछेंगे कि वह इस तरीके से वोट डालना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते। उनकी सहमति लेंगे, अगर नहीं चाहते तो उनसे यह लिखवाएंगे कि हम इस तरीके से वोट डालना नहीं चाहते। BLO भी आपके घर आएंगे, परंतु चूँकि यह अधिकार आपको मिला है तो आप भी BLO से संपर्क कर सकते हैं और फार्म 12D उनसे प्राप्त कर भर सकते हैं। यह फार्म 12D इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यह फार्म 12D इस तरीके का होता है। हम इसे कैसे भरेंगे BLO से प्राप्त करने के बाद, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं फार्म 12D है। इसमें यहाँ सबसे पहले संसदीय, क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव है तो विधानसभा को इसमें कट कर दीजिए, संसदीय सही है। और इसके सामने
इसके आगे अपना लोकसभा का नाम लिख दीजिए, जो भी आपकी लोकसभा है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे हम उदाहरण के रूप में जो ये फार्म भर रहे हैं, एक रमेश नाम का व्यक्ति है, उसका हम यह फार्म भर रहे हैं। रमेश एक व्यक्ति है और वह चाहता है कि फार्म 12D के माध्यम से अपनी वोट डाले, तो वह यहाँ अपनी लोकसभा का नाम लिखेगा। मानकर चलिए रमेश कैराना लोकसभा का रहने वाला है, यह एक उदाहरण के रूप में है, कैराना लिखेगा। और जो मैंने यहाँ 2 कैराना लिखा है, यह 2 लोकसभा की संख्या का नाम होता है, चाहे तो आप इसको भर ले अथवा छोड़ दे। जो हमारी लोकसभा होती है पूरे भारत में, उनका एक निश्चित क्रमांक होता है। आप देख सकते हैं, मैं ये भी दिखाऊंगा स्क्रीन में, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये लोकसभा है और इनके आगे इनकी लोकसभा संख्या लिखी होती है। हर एक लोकसभा को एक संख्या मिली होती है, ये आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप चाहे तो लोकसभा की संख्या इस फार्म में लिख सकते हैं जगह जगह, अथवा इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ 2 लोकसभा कैराना का संख्या है और बाद में कैराना, तो 2 फिर आगे डैश दिया गया, फिर कैराना। फिर नीचे सहायक रिटर्निंग अधिकारी। लोकसभा के चुनाव में जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं वह तहसील के उप जिलाधिकारी होते हैं। तो यहाँ उप जिलाधिकारी का नाम लिखना होगा। यानी कैराना तहसील, कैराना एक तहसील है, जो रमेश है उसकी तहसील मानकर चलिए कैराना है, तो वह अपने उप जिलाधिकारी का यहाँ लिख देगा पद नाम, उप जिलाधिकारी कैराना, तहसील कैराना, जनपद शामली। जो रमेश है, रमेश की लोकसभा का नाम भी कैराना है और उसकी तहसील का नाम भी कैराना है, तो कैराना के उप जिलाधिकारी का यहाँ पद नाम लिखेगा और आगे जनपद शामली इस तरीके से लिख देगा। फिर मैं, रमेश, वह अपना नाम लिखेगा। वह महेश का पुत्र है, तो पुत्र पुत्री को काटेगा, पत्नी को काटेगा। अपने पिता का नाम उसने महेश लिख दिया। मानकर चलिए वह रमेश अहमदपुर, एक नाम ले लेते हैं। कैराना में कोई गांव है उसका नाम अहमदपुर है, तो अहमदपुर लिखेगा। रमेश की तहसील कैराना है, कैराना लिख देगा। रमेश का जिला शामली है, शामली लिख देगा। और फिर आगे फिर लिखेगा 2 कैराना, निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा, फिर अपनी लोकसभा का नाम लिखेगा और इसको अपना मतदान करना चाहता है डाक द्वारा। मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है। यहाँ रमेश अपना पूरा पता भर देगा। उसका गृह, मानकर चलिए उसके मकान की संख्या 403 है। फिर उसका मोहल्ला, कल्लू वाली गली, वो मैंने वैसे ही लिख दिया उदाहरण के तौर पर। हर गांव में, हर शहर में कोई ना कोई मोहल्ला होता है, उसका नाम यहाँ लिख देगा। देखिए यहाँ यह पता बिल्कुल स्पष्ट लिखना होगा, विस्तार से लिखना होगा, क्योंकि मतदान की जो टीम है, जो मैंने आपको बताया था कि मतदान अधिकारी घर आएंगे, इसी पते पर आएंगे, ये पता आपको बिल्कुल सही लिखना होगा, स्पष्ट लिखना होगा, विस्तार से लिखना होगा। फिर अपना तहसील लिखेगा रमेश, फिर जिला लिखेगा, फिर अपना पिन कोड भर देगा इसमें, जो भी उसका पिन कोड है। फिर मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो, देखिए मैं आपको बताऊंगा, मोबाइल नंबर आप यहाँ हो सके तो लिखना चाहिए आपको। मोबाइल नंबर एक इसमें ऐसा लिख दीजिए जो चल रहा हो, फिलहाल उसका स्विच ऑफ नहीं रहता हो, वो चालू हालत में हो, क्योंकि मोबाइल नंबर पर जब मतदान अधिकारी आपके घर आएंगे, आपको सूचना देंगे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं वोट डालने के लिए और आप तैयार रहिए, तो आपको इस मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाएगी, SMS मिल जाएगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए। रमेश को भी यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, जिस पर उसको सूचना मिल जाएगी कि कल मतदान टीम तुम्हारे घर आएगी, तो तुम्हें घर पर ही उपलब्ध रहना है। तो यहाँ मोबाइल नंबर, मेरा तो मानना यही है कि आप यहाँ ज़रूर लिखिए, रमेश को अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना चाहिए। फिर मेरा नाम, फिर लोकसभा का दोबारा नाम लिखेगा, 2 कैराना। अच्छा, निर्वाचक नामावली, देखिए जो आपकी निर्वाचक नामावली होती है उसमें आपकी भाग संख्या क्या है और क्रम संख्या क्या है, यह भी यहाँ दर्ज करनी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो नेट से भी आप इसका पता कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नेट पर आप इस तरीके से जाइए, ऑनलाइन वोटर लिस्ट डाल लीजिए, फिर अपना आगे जनपद सेलेक्ट कीजिए, जनपद सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना विधानसभा सेलेक्ट कीजिए। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ये खुलकर आ जाती है और यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये ऑनलाइन तरीका है भाग संख्या और क्रम संख्या देखने का, आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए नाम है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो अपने BLO से संपर्क कीजिए, उससे अपनी भाग संख्या और क्रम संख्या पूछ लीजिए। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर मैं, अच्छा, इसमें हमारे 2 श्रेणी के मतदाता हैं। एक तो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग
और एक हमारे दिव्यांग व्यक्ति। जैसी भी स्थिति हो इसमें लिख दीजिए। जैसे इसमें मैं लिखा है 87, रमेश को मैंने मान लिया कि वह 87 वर्ष का वृद्ध आदमी है, तो यहाँ उसने 87 लिख दिया, वर्ष की आयु का है। दिव्यांग व्यक्ति को उसने काट दिया, चूंकि वह बुजुर्ग है, बुजुर्ग की श्रेणी में वोट डालना चाहता है तो 87 भर दिया। और अगर वह दिव्यांग व्यक्ति होता तो उसको 87 नहीं लिखना था, उसको दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर टिक लगा देना था। अगर रमेश दिव्यांग होता तो फिर वह इसमें दिव्यांग अपने को दर्शाता। फिर नीचे इसको हम लिख देंगे भवदीय, जहाँ भवदीय लिखा है रमेश यहाँ अपना पूरा नाम लिख देगा, हस्ताक्षर कर देगा। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है अपना अंगूठा इसमें यहाँ लगा देगा, अगर रमेश पढ़ा लिखा नहीं होता। फिर इसमें नीचे का जो भाग 2 है वह नहीं भरना बुजुर्ग व्यक्ति और दिव्यांग को, यह अलग चीज़ है, इसके बारे में कुछ मैं अलग से बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको फिलहाल दोनों श्रेणी के जो मतदाता हैं उन्हें छोड़ देना है। हाँ, एक चीज़ देख सकते हैं टिप्पणी में, देखो मैंने बताया था आपको अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 दिन के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना चाहिए। देखिए यह जो हमारा फॉर्म होता है 12D, यह अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर ही पहुंचना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म यह भर लिया, अब यह BLO को जमा कराना है। और BLO को आप जमा कराने के बाद सुनिश्चित हो जाइए, उससे आगे फिर आपका काम नहीं है। अब तो वोट डलवाने मतदान अधिकारी आपके यहाँ आएंगे, लेकिन जो यह पूरी प्रक्रिया होती है BLO से फॉर्म लेने की और उसको जमा कराने की, इसका एक निश्चित टाइम होता है, 5 दिन का समय मिलता है। अधिसूचना जब जारी होती है उसके अगले 5 दिनों के अंदर, जैसे मान के चलो अधिसूचना 20 तारीख में, जो हमारे चुनाव हैं 7 चरण में हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे 7 चरण में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव की जो अधिसूचना जारी हुई थी वह 20 मार्च में हुई थी, आप इसको देख सकते हैं, पहले चरण की 20 मार्च में हुई थी। तो अधिसूचना जारी होने के अगले 5 दिन, यानी 20 से आगे 25 तारीख तक, 20 से आगे 25 मार्च तक, देख सकते हैं 25 तारीख तक पहले चरण के जो हमारे मतदाता हैं इस श्रेणी में जो आ रहे हैं, जहां पहले चरण में चुनाव हो रहा है पूरे भारत में, तो अगर कोई दिव्यांग मतदाता है और 85+ का बुजुर्ग है, उनको 20 तारीख से 25 तारीख के अंतर्गत यह फार्म प्राप्त करके BLO को जमा करा देना होगा। हर हालत में यही टाइम पीरियड है। आगे अच्छा, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यह कम समय मिला तो अगली श्रेणी के जो मतदाता है तैयार रहे। जो दूसरे चरण और तीसरे चरण के जो मतदाता हैं वह उसमें देखिए आप देख सकते हैं, जहां दूसरे चरण में चुनाव होगा तो उनको ये टाइम मिलेगा 28 तारीख से लेकर 2 अप्रैल के बीच में। तीसरे चरण के 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में यह प्रक्रिया उनको करनी होगी। आप इसको देख सकते हैं, 7 चरण में चुनाव है, तो BLO से इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत फार्म लेना होगा 12D और उनको जमा करा देना होगा। ये टाइम पीरियड मैंने दिखाया गया है, ये निश्चित टाइम पीरियड है, इससे बाहर नहीं जाना होगा। अब खैर आपने फॉर्म 12D जमा करा दिया BLO को। अब चुनाव जो होगा, पहले चरण का जो चुनाव है वह 19 अप्रैल में है। 19 अप्रैल से 3-4 दिन पहले ही आपके यहाँ मतदान टीम आएगी और आपका वोट डलवाएगी, यानी जो हमारा मतदान है उससे पहले ही आपकी वोट डालने की प्रक्रिया हो जाएगी। 3-4 दिन पहले ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और जब मतदान अधिकारी आपके घर आएंगे, टीम आएगी, उसमें कई सारे मतदान अधिकारी होते हैं, वह आपको आने से पहले फ़ोन भी करेगी। पहले दिन, दूसरे 1-2 दिन पहले आपके पास फ़ोन आ जाएगा, वह आपको बताएंगे कि फला तारीख में उस समय हम आपके घर आ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप अपने घर मिलिए, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। 85+ जो आप मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपने अपने घर पर ही मिलना होगा। आपको BLO भी इस चीज़ की जानकारी देंगे SMS के माध्यम से भी, और जो आपने मोबाइल नंबर उसमें फीड किया है उसके माध्यम से भी आपको सूचना दी जाएगी। हालांकि अगर आप फिर भी नहीं मिलते उस टाइम पर, जब आप मतदान अधिकारी आपके घर आ रहे हैं, तो वह दूसरी बार भी आएंगे, यानी आपके घर 2 राउंड लगाएंगे, 2 बार में आपके घर आएंगे आपकी वोट डलवाने। अगर दूसरी बार भी आप नहीं मिलते तो तीसरी बार वह नहीं आएंगे। और एक बात और है,
अगर आप यह फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करा देते हैं और इसके माध्यम से वोट डालना चाहते हैं तो फिर आपको इसी माध्यम से वोट डालनी पड़ेगी, अनिवार्यता है। फिर आप इसी माध्यम से वोट डाल पाएंगे, फिर आप बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आपने फार्म 12D बीएलओ को भरकर जमा करा दिया तो आपकी मतदाता सूची में पीबी, आप देख सकते हैं पीबी, आपकी मतदाता सूची में पीबी लिखा जाएगा। पीबी का मतलब है कि यह मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालना चाहता है। यह सारी प्रक्रिया पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया होती है, जो घर घर वोट डाली जाती है, इसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं। तो आपकी जो मतदाता सूची है उसमें पीबी दर्ज हो जाएगा और फिर आप अगर बूथ पर उस दिन वोट डालने जाएंगे तो मतदान अधिकारी देखेंगे कि आपकी मतदाता सूची में आपके नाम के सामने पीबी लिखा हुआ है, तो वह आपको वोट नहीं डलवाएंगे। अगर आप इसमें फार्म भरकर बीएलओ को दे देते हैं तो फिर आप उसी माध्यम से वोट डालेंगे, अन्य किसी माध्यम से वोट नहीं डाल सकते। तो अगर आप चाहते हैं तो ही इसमें फार्म भरे, अन्यथा नहीं, क्योंकि फिर दोनों में से एक ही विकल्प आपको मिल पाएगा। दोनों विकल्प के आधार पर आप अपना वोट, डबल वोट नहीं डाल सकते, एक ही वोट डाल पाएंगे। तो खैर, मतदान अधिकारी 2 बार आपके घर आएगी। कोशिश कीजिए कि आप पहली बार उनको मिलना चाहिए, अपने मतदान का प्रयोग आपको करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मतदान अधिकारी आपके घर आएंगे, उसमें 3-4 मतदान अधिकारी होते हैं। वो घर पर ही आकर बूथ बनाएंगे। उसमें एक गत्ता होता है, एक इस तरीके का, वो एक मेज़ पर रख दिया जाएगा। वहाँ उस मतदान कक्ष में जाकर अपनी वोट गोपनीय तरीके से डालेंगे। इसमें देखो कई सारी चीज़ होती है। नंबर 1, गोपनीयता। इसमें हमारे बहुत सारे मतदाता यह सवाल कर सकते हैं कि हम अपना गोपनीयता वहाँ क्या बरकरार रहेगी घर में? बिल्कुल रहेगी। एक ऐसे कमरे में आपके एक मतदान कक्ष बनाया जाएगा और मतदान अधिकारी आपसे दूर रहेंगे। आप किसको वोट देना चाह रहे हैं वह बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक अलग से मतदान कक्ष में जाकर आप अपनी वोट डालेंगे। वहाँ गोपनीयता बिल्कुल रहती है, जैसी बूथ पर गोपनीयता रहती है ऐसी ही गोपनीयता रहेगी। दूसरी चीज़, पुलिस अभिरक्षा। यहाँ कुछ लोग ऐसा भी सवाल कर सकते हैं कि गांव में कोई डरा धमका दे, बूथ पर तो पुलिस रहती है, वहाँ कोई हमें डरा धमका कर उल्टी सीधी वोट डलवा ले। ऐसा नहीं होता। मतदान अधिकारी के साथ जो मतदान टीम होती है, पुलिस फोर्स रहेगी। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपका घर ही एक किस्म से बूथ बन जाएगा। वहाँ पुलिस की सुरक्षा में आपकी वोट डलवाई जाएगी। कोई दबंग व्यक्ति आपको हस्तक्षेप न करे। और जो हमारी मतदान टीम होती है उनकी भी सुरक्षा पुलिसकर्मी करते हैं। तो पुलिस अभिरक्षा के साथ यह पूरा काम होता है। इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपना वोट डालिए। नंबर 3, वीडियोग्राफी। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। मतदान अधिकारी गलत तरीके की सूचना किसी को दे तो नहीं रहे, उसको कोई भ्रमित तो नहीं कर रहे मतदाता को, या पुलिस कुछ ऐसा तो नहीं कर रही, डरा धमका रही। इस पूरे काम की वीडियोग्राफी होगी। और वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, जो मतलब लखनऊ से, मंडल से होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं। वो इस पूरी चीज़ पर नज़र रखते हैं, कहीं कोई इसमें किसी को प्रभावित तो नहीं कर रहा। तो पूरे काम की वीडियोग्राफी होगी और चुनाव आयोग को इसकी वीडियोग्राफी जाएगी। इसमें बिल्कुल भी किसी को डराने धमकाने का या कुछ इस तरीके का काम नहीं होता। बिल्कुल निष्पक्षता रहती है। हाँ, जहाँ मतदान कक्ष बना होता है और अपनी वोट डालता है मतदाता, उसकी वीडियोग्राफी नहीं होगी। वो नहीं देखा जाएगा किसको वोट डाल रहा है, उसकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। बाकी हर चीज़ की वीडियोग्राफी होती है। मतदान अभिकर्ता, देखिए, जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं उनको भी सूचना दी जाती है कि फला तारीख पर फला गांव में मतदान टीम जाएगी, और उनको सूचना दी जाती है इस चीज़ की। और कहा जाता है कि जो आपके मतदान अभिकर्ता है आप वहाँ उनको एजेंट बना दीजिए। उसके लिए फॉर्म 10 होता है। अगर कोई राजनीतिक दल के प्रत्याशी, प्रतिनिधि या मतदान अभिकर्ता मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें उन्हें सुविधा मिली होती है कि वहाँ मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता को देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे बूथ पर मतदान एजेंट होते हैं, वहाँ भी एजेंट बनते हैं। यानी एक किस्म से छोटा बूथ वह बन जाता है। सारी वही सुविधा वहाँ रहती है जो मतदान बूथ पर रहती है। तो एक किस्म से मतदान बूथ ही होता है, वहाँ सारी चीज़ें मिलेगी, एजेंट भी बनेंगे और राजनीतिक दलों को भी इस चीज़ की सूचना दी जाती है।
तो इस तरीके से हमारा पूरा वहाँ बूथ हो जाता है। बहुत से लोग इस तरीके से वोट डालना सोचते हैं कि पता नहीं किस तरीके से वोट डाली जाएगी, तो मैंने ये आपको पूरी प्रक्रिया समझाई। इसमें बहुत ही निष्पक्षता और सारी तरीके की चीज़ें होती है। अब मानकर चलिए आपके घर मतदान टीम आ गई, बूथ तैयार हो गया। अब आपको मतदान अधिकारी कौन कौन से प्रपत्र देंगे, आप अपने वोट कैसे डालेंगे, जो वीडियो का अहम हिस्सा है उसको हम देखते हैं। देखिए, आपको ये सारे प्रपत्र ये मतदान अधिकारी देंगे। एक हमने उदाहरण के तौर पर एक पोस्टल बैलेट बनाया है। देखिए, ईवीएम के माध्यम से आपकी वोट नहीं डलाई जाएगी, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें बूथ पर ईवीएम होती है, लेकिन आपके यहाँ जो टीम आएगी बूथ बनाएगी वह ईवीएम आपके यहाँ नहीं लाएगी। आपको जो साधारण मतपत्र होते हैं जिनको हम पोस्टल बैलेट बोलते हैं उनके माध्यम से वोट डलवाएगी, और इस तरीके का बैलेट पेपर होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमने एक डमी बनाया है, उसमें आपका बैस है। इस तरीके से जो आपके उम्मीदवार है उनका नाम मिलेगा हिंदी में, इंग्लिश में, उनका फ़ोटो मिलेगा, उनका चुनाव चिन्ह मिलेगा, और आगे जो ये स्थान है यहाँ आप अपना वोट डाल सकते हैं। इस तरीके से मिलेगा एक आपको बैलेट पेपर, मतदान अधिकारी आपको देंगे। एक फार्म 13 का यह घोषणा होती है, इसके बारे में बताएंगे। इसमें अपना हस्ताक्षर करेगा जो मतदाता होगा, दिव्यांग या 85+ बुजुर्ग, इसको फार्म 13 क बोलते हैं। ये एक 13 ख लिफाफा होता है जिसमें अपनी वोट डालेगा। यह 13 ग एक दूसरा लिफाफा होता है, और एक 13 घ होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि वोट कैसे कैसे डाली जाती है, तो इसके बारे में हम बताएंगे अब एक एक चीज़ को। ये स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले फॉर्म 13 क, इसको प्रारूप 13 क भी हम कह सकते हैं। इसमें निर्वाचक मानकर चलिए वही हमारा रमेश है, निर्वाचक है हमारा, वह अपनी वोट डालेगा, तो वह अपना 2 कैराना, मैंने आपको पहले बताया था 2 लोकसभा का संख्या है, 2 कैराना लिखेगा। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें यहाँ क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र आप देख सकते हैं, जो हमारा स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हमें जो बैलेट पेपर मिला था, पोस्टल बैलेट मिले था, इसमें कोने पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 है। यह हमारे बैलेट का एक सीरियल अद्वितीय नंबर होता है। यह सभी पोस्टल बैलेट का एक अलग से स्पेशल नंबर होता है। ये तो मैंने क्रम वैसे ही लिखा है 1 2 3 4, यह स्पेशल नंबर होता है कुछ डिजिट का। यह सीरियल नंबर आपको घोषणा में यहाँ लिखना होगा, देख सकते हैं क्रम संख्या, यह वहाँ से देखकर हमें इसमें भर देना होगा। फिर रमेश तारीख लिख देगा, जो चुनाव की तारीख है, जिस दिन उनके यहाँ मतदान अधिकारी आए, वह वोट डाल रहा है, उस तारीख को यहाँ भर देगा। फिर निर्वाचक के हस्ताक्षर, रमेश अपना हस्ताक्षर करेगा, और पते में गांव अहमदपुर का रहने वाला है रमेश, मैंने आपको पहले ही बताया था, और जिला शामली और यूपी लिख देगा। रमेश का जिला शामली है। फिर हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि रमेश चाहता है कि उसको कोई वहाँ एक साक्ष्य के रूप में उसको कोई पहचान करने वाला भी हो। अगर रमेश चाहता है कि उसकी कोई पहचान करे, मानकर चलिए महेश उसका पिता है, और रमेश चाहता है कि महेश जो उसके पिता है वह उसको यहाँ पहचान रहे हैं, तो वह इसको तब भर सकते हैं। तो निर्वाचक हो गया हमारा रमेश। फिर आगे स्वयं पहचानने वाले, यानी महेश उसको पहचानने वाले मतदाता हैं, और फिर यहाँ महेश अपने हस्ताक्षर कर देंगे लास्ट में, अगर कोई पहचानने वाला हो। एक्चुअली होता क्या है, अगर जहाँ वोट डल रही है, अगर उनका कोई उनका सगा संबंधी है और उनको पहचान रहा है निर्वाचक को, तो चाहे तो यह यहाँ कॉलम भरा जा सकता है। अगर कोई चाहता है, इस चीज़ को छोड़ भी सकता है रमेश, महेश के हस्ताक्षर न भी कराए तो भी चल जाएगा। अगर चाहता है कि उसका कोई पहचान करने वाला बने तो इसको यहाँ भरा जाएगा। और फिर अगर महेश उसको पहचान रहा है और चाहता है कि अपना विवरण घोषणा में दे, तो फिर महेश को अपना भी पता भरना होगा। पता गांव अहमदपुर, यानी महेश भी गांव अहमदपुर का रहने वाला है। फिर अनुप्रमाणन करता ऑफिसर के हस्ताक्षर। देखिए, वहाँ जो अधिकारी आएंगे, मतदान अधिकारी, वहाँ एक अधिकारी रैंक के हमारे मतदान अधिकारी होंगे, और वह यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे। सिंधु सिंह राठौर हमने एक काल्पनिक अधिकारी मान लिया, वह अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, पूरा नाम लिख देंगे सिंधु सिंह राठौर।
सिंधु सिंह राठौर को अपना यहाँ पूरा नाम लिखना होगा, पूरा हस्ताक्षर करना होगा और मानकर चलिए वह ABSA यानी खंड शिक्षा अधिकारी है, अपना पदनाम लिख देंगे और अपना ब्लॉक कैराना के खंड विकास अधिकारी है, जो भी उनका मतलब जहाँ के अधिकारी है उसका अपना पूरा पता लिख देंगे, या चाहे तो अपनी मोहर भी यहाँ लगा सकते हैं, पदनाम की जगह अपनी मोहर भी सिंधु सिंह राठौर लगा सकते हैं। फिर नीचे चलिए, आप देख सकते हैं यह लिखा है, यह तरफ तब प्रयोग में लाया जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रमेश ऐसा हो कि वह दिव्यांग है, वह 100% दृष्टिबाधित है, उसको दिखाई नहीं देता, तो वह फिर इस भाग को भरा जाएगा। यह वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह हस्ताक्षर करना नहीं जानता, तब इस दूसरे भाग को घोषणा के भरा जाएगा। तो फिर इसमें मानकर चलिए रमेश आंखों से दिव्यांग है या हाथ से दिव्यांग है, यानी अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो यहाँ क्रम संख्या लिखी जाएगी वही 1 2 3 4 और तारीख भरी जाएगी। और फिर यहाँ सिंधु सिंह राठौर अपना दोबारा हस्ताक्षर करेंगे और फिर यहाँ निर्वाचक का पता भरा जाएगा सिंधु सिंह राठौर के नीचे, गांव अहमदपुर, जिला शामली। और फिर प्रमाण पत्र के रूप में, चूँकि रमेश तो दिव्यांग है हाथ और आँख से, या तो हाथ से या आँख से, जहीं से भी वह दिव्यांग है, और वह अपना वोट डाल नहीं सकता, निशान नहीं लगा सकता, जाकर उसमें मतदान कक्ष में अपना वोट अंकित नहीं कर सकता, क्योंकि वोट के सामने सही का निशान या क्रॉस लगाना होता है, वह नहीं करने में सक्षम। तो फिर महेश इस काम को करेगा, तो महेश एक हेल्पर के रूप में हो गया यहाँ। तो यह घोषणा का भाग तभी भरा जाता है जब कोई या तो पढ़ा लिखा नहीं होता, या उसका हाथ नहीं होता जिसे वह वोट अंकित कर सके, या ब्लाइंड होता है अपना वोट ना लगा सके, तो महेश यहाँ इस प्रमाण पत्र को भरेगा, रमेश महेश को नियुक्त कर देगा। तो यहाँ पहचानने वाला महेश हो गया। और फिर मेरा समाधान हो गया कि निर्वाचक रमेश निरक्षर है। देखो अगर निरक्षर है रमेश तो निरक्षर पे टिक कर दिया जाएगा, और अगर रमेश अंग शैथल्य से ग्रस्त है तो वो लिख दिया जाएगा, हाथ से या आँख से दिव्यांग है तो इस चीज़ को लिख दिया जाएगा। जैसी भी स्थिति है, यानी निरक्षर होने पर किसी व्यक्ति के अगर वह वोट अपना अंकित करने में सक्षम नहीं है, या दिव्यांग होने पर यह भाग भरा जाता है घोषणा का। फिर नीचे यदि पहचानने वाला हो तो उसके हस्ताक्षर महेश अपने नीचे हस्ताक्षर कर देगा, और फिर सिंधु सिंह राठौर अपना यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे और अपना पूरा पता भर देंगे। इस तरीके से यह घोषणा उसके द्वारा भरी गई। और यह सब चीज़ आप जो मैंने बताई, यह एक प्ररूप 13 घ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने आपको शुरू में भी दिखाए थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्ररूप घ है, निर्वाचकों के लिए मार्गदर्शन के लिए अनुदेश। इसमें दूसरे पेज पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें आप एक बार देख सकते हैं, जो अंडरलाइन मैंने किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अनुप्रमाणन अधिकारी। और हाँ, ये मैं आपको इसलिए भी घोषणा बता रहा हूँ कि आप इसमें अगर मतदान अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अनुप्रमाणित नहीं करेंगे सिंधु सिंह राठौर, तो आपकी वोट कैंसिल मानी जाएगी। तो आप अनुप्रमाणन अधिकारी से इस पर हस्ताक्षर कराइए। जब अनुप्रमाणन अधिकारी अपना यहाँ हस्ताक्षर कर देगा सिंधु सिंह राठौर सा, तभी आप आगे प्रक्रिया में बढ़िए। उसे कहिए सिंधु सिंह राठौर से कि जी मेरा ये आप अनुप्रमाणित कर दीजिए। ये मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी होगी। हालांकि जो वहाँ मतदान अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी हैं, वे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई। तो इस तरीके से आपकी घोषणा तैयार हो गई, सिग्नेचर हो गए आपके भी और सिंधु सिंह राठौर के भी। और फिर हम देखते हैं अब वोट कैसे डालेंगे। ये जो आपको वोट मिली है, इसमें आप वैसे अगर देख सकते हैं, ये हमारे उम्मीदवार हैं, इनके एक साइड में नाम होंगे, फिर बीच में फ़ोटो होंगे, फिर चुनाव चिन्ह होंगे। तो आप इस तरीके से अपना उम्मीदवार को पहचान कर जहां वोट डालने का स्थान है, या तो सही का निशान लगा दीजिए या क्रॉस का निशान लगा दीजिए। नीचे नोटा का भी होता है इसमें, आप नोटा अगर चाहें तो नोटा फिर पर भी कर सकते हैं। अच्छा, वोट डालने के कुछ गलत तरीके होते हैं, कुछ सही तरीके होते हैं। अगर हमने गलत तरीके से हमने निशान लगा दिया तो हमारी वोट खारिज हो जाएंगी। कुछ तरीके ऐसे होते हैं, अगर आप वह तरीका अनजाने में कर देते हैं तो आपकी वोट खारिज नहीं होती। तो हम उन तरीक़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखो मैंने एक ये बनाया है, पोस्टल बैलेट अंकन करने की प्रक्रिया बहुत सारी हो सकती है। देखो कुछ सही तरीके बताए हैं मैंने, या तो आप सही का निशान लगा दीजिए। अगर फिर दूसरे भाग में अगर आप 2 सही के निशान भी लगा देंगे, टिक मार्क कर देंगे,
तो भी माना जाएगा कि आपने सही तरीके से वोट दी है। बी के सामने देखो मैंने इसमें दिखाया है, लगाए हैं। अच्छा, फिर तीसरे उसमें देखिए आप तीसरा जो मैंने दिया है उदाहरण, उसमें गोल खाना बनाया है। अगर आप गोल खाना भी बना देंगे तो भी माना जाएगा कि वोट देने का सही तरीका है। और अगर क्रॉस कर देंगे किसी के सामने, टिक मार्क की जगह क्रॉस भी कर देंगे उस खाने में फ़ोटो के सामने, तो भी माना जाएगा कि आपने सही तरीके से वोट दिया है। फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगर आप सही का निशान फ़ोटो के ऊपर लगा देते हैं उम्मीदवार के, या चुनाव चिन्ह के ऊपर लगा देते हैं, या नाम के ऊपर लगाते हैं, तो भी माना जाएगा कि आपने सही वोट दिया है। इसी तरीके से गोल निशान आप कहीं भी लगा देते हैं फ़ोटो के ऊपर या कहीं, तो माना जाएगा सही वोट दिया है। आगे बढ़े, तीसरे उदाहरण को देखिए। अगर आपने सही का निशान इस तरीके से लगा दिया है कि वह दो हिस्सों को छूकर जा रहा है, यानी आप देख सकते हैं इसमें जो बी उम्मीदवार है, आंशिक निशान बी उम्मीदवार के फेवर में है और ए उम्मीदवार को ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ माना जाएगा कि जो रमेश है, रमेश ने ए उम्मीदवार को वोट दी है, क्योंकि सही का निशान ए के पक्ष में ज़्यादा है। आंशिक हिस्सा जिसके पक्ष में होता है उम्मीदवार के, उसे नहीं माना जाएगा कि वोट दी है। यहाँ माना जाएगा कि उम्मीदवार ने ए को वोट दी है, तीसरे उदाहरण में। इसी तरीके से चौथा उदाहरण है, जो गोल खाना है, गोल खाने का अधिकांश हिस्सा ए उम्मीदवार को गया है, तो माना जाएगा कि यहाँ ए को वोट दी गई है। अच्छा, इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जो सही है, लेकिन मेरा यहाँ आपसे यही कहना है कि आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक ही निशान लगाइए। जो सबसे पहले नंबर का उदाहरण था, मैंने वो आपको बताया। हालांकि अगर आप जो मैंने 8 तरीके बताए, इन तरीक़ों से भी अगर वोट डाल देते हैं तो आपका सही वोट माना जाएगा। लेकिन इसमें सीधा सीधा आपको एक ही निशान अक्सर लगाना चाहिए। सही का निशान आप लगा दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बिल्कुल सही तरीके हैं सारे के सारे 8, लेकिन फिर भी आप इसमें सही का निशान लगाइए। साफ़ सुथरी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि कोई विवाद न रहे मतगणना के दौरान। फिर कुछ गलत तरीके भी हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड पर। पहला उदाहरण, अगर आपने क्रॉस का निशान इस तरीके से लगा दिया कि आधा क्रॉस ए को जा रहा है और आधा बी को जा रहा है, तो यहाँ माना जाएगा कि यहाँ पता ही नहीं चल पाएगा किसके फेवर में वोट डाला गया है, तो आपकी वोट रद्द कर दी जाएगी। इस तरीके से आपको निशान नहीं लगाना। दूसरे उदाहरण में देखिए, सही का निशान लगाया, लेकिन जो रमेश है, रमेश ने ऊपर अपना सिग्नेचर कर दिया, तो अगर सिग्नेचर कोई मतदाता कर देगा तो भी इसको गलत माना जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग अनजाने में इस तरीके की गलती कर देते हैं और फिर बाद में उनको जब वोट उनकी काउंटिंग नहीं होगी तो फिर गलत होगा, तो ऐसी भूल आप मत कीजिए। तीसरे उदाहरण में देखिए, सही का निशान इस तरीके से लगा दिया रमेश ने कि वह सी, बी और ए को क्रॉस करता हुआ बहुत ऊपर तक चला गया, तो ऐसे में भी रमेश की वोट खारिज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा कि रमेश वोट किसे देना चाहता है, तो यहाँ रमेश को ऐसा नहीं करना होगा। अच्छा, एक SPL, यानी अगर रमेश इस तरीके से कोई शॉर्ट फॉर्म लिख देता है जिससे मतदाता की कोई विशेष पहचान हो रही है, तो भी उसका वोट खारिज कर दिया जाएगा। समझा जाएगा कि रमेश की वोट डालने की मंशा कुछ गलत है और वह अपनी विशेष पहचान करवाना चाहता है। मतगणना के दौरान ये दिखाना चाहता है कि देखो मैंने बी को वोट डाली है। इस तरीके से अगर वह कुछ ऐसा करता है तो उसकी वोट खारिज हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये कुछ 2 उदाहरण और हैं। अगर ए को बी को दोनों को टिक लगा दिया रमेश ने, तो यहाँ उसने 2 उम्मीदवार को वोट दी है, तो यहाँ भी उसकी वोट खारिज हो जाएगी, क्योंकि एक ही उम्मीदवार को वोट दी जाती है, एक के पक्ष में ही वोट डाली जाती है, तो यहाँ भी उसकी वोट खारिज हो जाएगी। लास्ट में अगर उसने किसी भी कॉलम के सामने वह निशान नहीं लगाता कोई, तो भी माना जाएगा कि उसने किसी को वोट नहीं दिया और उसकी वोट रद्द हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने प्रक्रिया को समझा और मैं 13 क्या घोषणा बता चुका हूँ। और ये जो एक अनुदेश होते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए। देखिए इसमें सारा कुछ लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब रमेश ने अपनी वोट डाल ली, वो मैंने बताया आपको किस तरीके से वोट डाली है। ये वोट थी। अब इस वोट को उसने अंकन कर दिया, इसमें निशान लगा दिया और फिर इसको इस तरीके से मोड़ेगा, और मोड़ने के बाद देखिए यह प्रारूप 13 है, यह प्रारूप 13 है, इस तरीके का है। आप इसको देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए। इसमें लास्ट में जो गोल खाना मैंने बनाया है, मतपत्र क्रमांक, आप इसको देख सकते हैं। मतपत्र क्रमांक, ये है मतपत्र क्रमांक, जो सीरियल नंबर था, जो घोषणा में भी भरा था
और जो मतपत्र पर भी सीरियल क्रमांक था वो यह 1 2 3 4 यहाँ भी भर देना होगा। घोषणा में आपको इसको देख सकते हैं, यह है घोषणा में 1 2 3 4 भरा है और यह सीरियल नंबर इसके ऊपर भी था, आप इसको देख सकते हैं। यह सीरियल नंबर, यह सीरियल नंबर वह घोषणा पे भरेगा और यह सीरियल नंबर इस पर भी यहाँ डालेगा। ये प्रारूप है, इसको फार्म 13 ख या प्रारूप ख या लिफाफा भी बोल सकते हैं। ये छोटा लिफाफा होता है, हरे रंग का लिफाफा होगा, आप इसको देख सकते हैं। हरे रंग का लिफाफा आपको लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। और यह जो वोट है, अंकित वोट, इसको मोड़ेगा इस तरीके से रमेश और इस 13 ख में वोट अपनी डाल देगा, इस तरीके से डाल देगा। और वोट डालने के बाद इसको गोंद से, मतदान अधिकारी आपको गोंद भी देंगे, वहाँ मतदान कक्ष में रखा होगा, उससे सील कर देगा। और सील करने के बाद जो रमेश ने यह घोषणा भरी है, इस घोषणा को भी फोल्ड करेगा, अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको मोड़ेगा। और अब रमेश के पास दो चीज़ हो गई, एक तो यह प्रारूप ख हो गया जिसमें वोट है उसकी रमेश की, और एक ये घोषणा होगी। इन दोनों को मिलाएगा ऐसे, और जो रमेश को इस तरीके का लिफाफा दिया था, एक बड़ा लिफाफा, हरे रंग का बड़ा लिफाफा मिलेगा, पर रूप क्या इस पे देख सकते हैं, इसमें इसको डाल देगा। दोनों चीज़ों को अलग अलग, मतलब इसको घोषणा को अलग रखेगा और जो वोट है इसमें लिफाफे में उसको अलग रखेगा और दोनों को ऐसे डाल देगा। और डालने के बाद इसको ऐसे गोंद लगा देगा, गोंद से बंद कर देगा। और देखिए इसमें जो गोल खाने मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से भरना है। हम स्क्रीन पर भी, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए आप इसको ऊपर देख सकते हैं, प्रारूप 13 ग, यह बड़ा लिफाफा होता है। यहाँ जो 2 कैराना मैंने लिखा है, यहाँ रमेश को अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना होगा। और रिटर्निंग ऑफिसर में उनके जो जिले के, देखिए लोकसभा के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो जिले के जिलाधिकारी यानी डीएम होते हैं। और कैराना लोकसभा रमेश की है और रमेश का जो जिला है वह जिला शामली है। तो यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रमेश अपने जनपद का नाम लिख देगा, जनपद शामली, और फिर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कैराना, यानी अपने जनपद का नाम लिखेगा और अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देगा। और भेजने वाले के हस्ताक्षर नीचे, रमेश यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो रमेश अपना यहाँ अंगूठा लगा देगा। तो इस तरीके से रमेश ने अपनी वोट डाल ली, अपना लिफाफा तैयार कर लिया और उनको जो मतदान अधिकारी हैं उनको दे देंगे। मतदान अधिकारी उसको अपने बैग में या मतपेटी में रख लेंगे और काउंटिंग के समय आपकी गिनती हो जाएगी। तो इस तरीके से रमेश ने अपनी वोट डाल ली। सभी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, फार्म भरने से लेकर वोट डालने की प्रक्रिया बताई। आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पास प्रथम चरण का जो चुनाव चल रहा है, समय कम है, आप जल्दी से जल्दी यह प्रक्रिया पूरा करके अपना वोट डालिए। चुनाव आयोग ने आपको यह सुविधा दी है, इसका लाभ जरूर उठाइए। धन्यवाद।